डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं सिलेबस बता दूं आपका। तो क्लास 12th में आपके फिजिक्स में टोटल 9 यूनिट्स है। जो यूनिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, एंड लास्ट इज सेमी कंडक्टर। लास्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके 9 यूनिट्स हैं। इसमें आपके जो मार्क्स असाइन किए जाते हैं वो आपके बगल में दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 17 मार्क्स आते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से और ऑप्टिक्स 18 मार्क्स के, डुअल नेचर, रेडिएशन और एटम न्यूक्लियाई से 12 मार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 मार्क्स। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स जो होता है, जो फर्स्ट यूनिट है, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज जो होता है इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब जब वो रेस्ट में रहता है, तो जो उसकी स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो पहला 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आपको कैसे पढ़ना है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, आपको पढ़ने के लिए आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी की 2 वॉल्यूम है क्लास 12th में। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें 1 से लेकर के 4 यूनिट, मतलब ये टोटल आपके जो है 5 यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, इसमें आपके फर्स्ट वॉल्यूम में है। और सेकंड वॉल्यूम में ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, रेडिएशन में, और ये जो बाकी रिमेनिंग है वो सेकंड वॉल्यूम में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साइड बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो आप साइड बुक्स के लिए आपके पास 2 बुक्स ऑप्शन है। आप एस.एल. अरोड़ा से पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप एस.सी. वर्मा परस्यू कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन भी ध्यान देते हैं साथ में तो आपको एस.सी. वर्मा के साथ जाना चाहिए। और अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एनसीईआरटी के अलावा एस.एल. अरोड़ा की बुक पढ़ सकते हो। कोचिंग मटेरियल जो आपको मिलेगा वो तो है ही है। अब आगे हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ना है कि चार्ज, क्योंकि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो भाई सबसे पहली चीज है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। और जो चार्ज होता है, हालांकि ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बट फिजिक्स में हम इसको एक क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और इसको स्केलर क्वांटिटी है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कि जो चार्ज होता है इसकी SI यूनिट होती है कूलम, और जो CGS यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम, जिसको ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है SI से CGS में। और अगर डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। आप जानना चाहते हैं कैसे आया, तो आप प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जो करंट होता है इज इक्वल टू Q/T होता था। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। करंट जो होता है ये एक फंडामेंटल यूनिट है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम का T होता है। तो इस तरह से जो इसका डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 80। तो इसलिए चार्ज की जो डायमेंशन है वो 80 है। चार्ज एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, करंट है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस होती है। भाई चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेट मी एडजस्ट स्क्रीन। तो चार्ज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। 2 ही प्रकार के चार्ज होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, उससे ही पता चलता है कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। हम लोग लेटर ऑन कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि फ्रॉम वेयर डज द चार्ज एंड मटेरियल कम। किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो आता कहाँ से है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को एटम पे जाना होगा, कि एटम को समझना होगा। तो आप प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में। यहाँ एक डायग्राम है जो कि स्केल्ड नहीं है, ये कोई एक बस समझाने के उद्देश्य से है।
तो ये एटम रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जो ये इनर पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, आउटर ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं। तो जो एटम होते हैं इसमें ये जो रेड कलर वाले दिखाए जा रहे हैं वो प्रोटॉन्स हैं, जो ब्लैक कलर से डिनोट किया वो न्यूट्रॉन्स है, और जो ब्लू कलर से किए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स, इनमें जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन पर चार्ज होता है Q इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है प्रोटॉन पर, जो कि बहुत ही मिनिमम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में होता है इस पर चार्ज होता है Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर चार्ज 0 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। तो 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो प्लस में है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो माइनस में है। तो अगर हम लोग 1.6 को हम डिनोट कर देते हैं E से, तो हम ये कह सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस 1E, और जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है उसको डिनोट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू -1E, वेयर E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो प्रोटॉन पे चार्ज हम मानते हैं कि 1E होता है प्लस 1E, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1E, और Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E की वैल्यू है। तो ये आप पहले जानते हैं। अब जो जनरली एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एटम होगा तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब तक कि वो आयन ना हो, आयंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो उससे उस पर चार्ज आ जाता है। बट एटम जो होता है नॉर्मली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब मान लीजिए कोई मटेरियल है, 2 मटेरियल है, जैसे ये ए और बी है, और सपोज कर लेते हैं कि ए पर कोई जो है कि चार्ज नहीं है, बी पर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज नहीं है। तो अगर मैं इस एलिमेंट से ए से बी पर मैं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता हूं, तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करूंगा तो इस पर -1 ही चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर 1+1 ही आएगा, क्योंकि इसका जो चार्ज हो गया वो डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, तो इस पर चार्ज आएगा +1 ही, और इस पर आया -1 ही। इस तरह से अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इस पर आ जाएगा -2 ही, इस पर आ जाएगा +2 ही। जब भी किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर करेंगे उतने ही चार्ज आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सपोज करिए ए से बी पर मैं n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता हूं, तो जब n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे तो जो बी पे चार्ज आएगा वो -n ही आएगा, और जो ए पे चार्ज आएगा वो +n ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू +-n ही हो सकता है। यही पॉसिबल है, क्योंकि जब भी ट्रांसफर होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो सकता है, जहां n की वैल्यू जो है 1, 2, 3 है, ये इंटीजर्स है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यह कहता है कि किसी भी बॉडी पर या किसी मटेरियल पर जो चार्ज पाया जाता है वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का। ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज या तो 1E, 2E, 3E, 4E ऐसे ही पाया जा सकता है, प्लस या माइनस में, क्योंकि जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। किसी बॉडी पे चार्ज जो हो 2/3E हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस पे ध्यान रखिए, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा आपका। हाँ, तो यहाँ हम एक चीज आपको और डिस्कस करना चाहेंगे, एक नोट आपको मैं डिस्कस करवा दूं कि जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन ही है आपका, बट रिसेंट रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो चार्जेज होते हैं, जो प्रोटॉन्स या जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो और फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल होता है क्वार्क्स, तो आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो क्वार्क से बने होते हैं। ये क्वार्क्स भी 6 प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेन, 4-6 टाइप्स के होते हैं। जो 2 पॉपुलर्स हैं, जो एनसीईआरटी में एक बार जिक्र भी है क्लास 11 में, उसमें अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होता है। जिस पे अप क्वार्क पे चार्ज होता है 2/3E + 2/3, और जो डाउन क्वार्क होता है उस पर होता है
-1/3। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है कि जो क्वार्क साइंस पे चार्ज तो फ्रैक्शन में है, तो क्या फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये सब एटॉमिक लेवल पॉसिबल है। जो फंडामेंटल जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 1 2 3 का होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो ये हमारे जानकारी के लिए जरूर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते हैं, तो इसलिए आप इसको स्किप करिएगा, ठीक है। ये बल्कि आप जानिए कि ऐसा होता है, लेकिन ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। सपोज करो ये बॉडी है, तो जब ये बॉडी है और इस पे कह रहा हूं मान लो कि -2 ही चार्ज है, तो चार्ज है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो मास तो होगा ही होगा। तो अगर बॉडी पे चार्ज है तो मास होगा, ये कन्फर्म है। तो चार्ज इंप्लाई करता है कि मास है बॉडी के पास, लेकिन ये कहें कि मास है तो चार्ज है, ये जरूरी नहीं है, रिवर्स ट्रू नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि बॉडी के पास मास हो लेकिन बॉडी क्या हो, न्यूट्रल हो, क्योंकि नेट प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जीरो हो जाए, तो टोटल चार्ज जीरो हो जाए। तो इसलिए चार्ज होगा तो मास होगा जरूर से, बट अगर मैं कहूं कि मास है तो चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, बॉडी न्यूट्रल हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड मान लीजिए सपोज करिए क्यू चार्ज है, और इसकी स्पीड, ये कोई पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है और उसकी वेलोसिटी भी है, से मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इस चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पढ़ा होगा कि जो मास होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अगर कोई पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते जाएं, लाइट के कंपेरेबल कर दे, तो जो उसका रेस्ट मास होता है वो इंक्रीज करने लगता है। तो मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, बट चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो मास वेलोसिटी डिपेंड करता है ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी पर है, लेकिन यहाँ पे आप बस ध्यान रखिएगा चार्ज जो होता है वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो मास डिपेंड करता है बट चार्ज डिपेंड नहीं करता है। मास भी तभी करता है जब वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम लोग तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा क्यू, वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा सिस्टम में तो टोटल सिस्टम का जो चार्ज होता है वो सेम रहता है। हाँ, आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हो, बट टोटल चार्ज जो होता है वो आपका उतना ही रहने वाला है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज विद सेम साइन रिपेल ईच अदर, ये अब तो बहुत बेसिक है कि प्लस प्लस में आपका रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, ठीक है, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ए चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। एक बात और बता दिया जाए कि अगर कोई बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है सपोज करो, और एक बॉडी जो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में आता है कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको बता दिया जाए कि जो पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ याद रखिए कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अपोजिट को तो अगर निगेटिव है तब तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन रिपल्सन तभी होता है जब दोनों पे सिमिलर चार्ज हो। तो पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ये बताता है कि बॉडी पे चार्ज है, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, इसका श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्सन है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसका देखिए क्या होता है, जब चार्ज होता है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो रेस्ट में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये जब चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और यही चार्ज जब एक्सेलरेट करने लगता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में चार्ज अलग अलग चीजें करता है। फिर चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। हाँ बिल्कुल, अगर किसी कंडक्टर है और इसको आपने सपोज कर लिया कि इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो आपको ये जो नेगेटिव चार्जेस है इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, सरफेस पे। तो इस बॉडी के जो चार्जेस होंगे वो इसके सरफेस पे जाएंगे।
तो किसी भी अगर कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा सरफेस पे फ्लो हो जाता है क्योंकि रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक कंडक्टर से जोड़ दूंगा तो ये चार्ज आगे भी फ्लो कर जाएगा, बट एयर चूंकि है इंसुलेटर इसलिए चार्ज सरफेस पे आकर रुक जाता है। चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस, चाहे वो बॉडी हॉलो हो, चाहे वो स्फेरिकल, जैसा भी हो, बट ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर हाँ इंसुलेटर होगा तो चार्ज वहीं रहेगा, बट अगर किसी कंडक्टर को देंगे तो चार्ज सरफेस चला जाता है। नेक्स्ट है चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज को आप एल्जेब्रिक तरह जोड़ सकते हैं, जैसे कि +2 कूलाम है, -3 कूलाम है, तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं -1 कूलाम। तो आप एडिशन वगैरह चार्ज के साथ कर सकते हैं। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन, मैंने पहले डिस्कस किया था कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी उसकी प्रॉपर्टी ही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड होता है। पहला होता है बाई फ्रिक्शन, सेकेंड होता है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और अगला होता है बाई कंडक्शन। तो हम एक एक करके सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और यही आपको जानना है। तो पहला है फ्रिक्शन। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सपोज करें कोई क्लॉथ है और मेरे पास कोई रॉड है। अब मैं इस क्लॉथ को इस रॉड से रब करता हूं, तो रब करते हैं तो इस क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं निकल करके रबिंग की वजह से, अट्रैक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। तो चूंकि इससे रबिंग करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, तो इस कपड़े ने उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो होता है क्या कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चले जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो इस फिनोमेना से जो चार्जिंग प्रोड्यूस होता है, इस फिनोमेना से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बॉडी पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस वाले बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो तरीका होता है, इसमें एक और बात नोट करने वाली है कि जिस पर निगेटिव चार्ज आता है जितना, दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने 10 गेन किया। तो दोनों पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। जब भी फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी पे चार्ज इक्वल आता है। नेक्स्ट होता है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज कर लेते फिलहाल ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है, और एक और ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर निगेटिव चार्ज है और इसको इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास हम लेकर आ रहे हैं। जब इस निगेटिव चार्ज को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्फीयर को सही से कर लेता हूँ। जब हम लेकर आते हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज है और ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड हो जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। और इस साइड में जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसके एक साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इससे बहुत ही मान लेते सपोज कि माइनस डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया, उधर प्लस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो हम जब एक न्यूट्रल बॉडी के पास भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो इंडक्शन की वजह से इस बॉडी पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको इंडक्शन कहते हैं। ये पोलराइजेशन भी कहा जाता है इसको। तो इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा किस प्रकार से होता है, बट यहाँ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब इसमें एक चीज और समझना है कि ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ये टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, क्योंकि प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, जितना पॉजिटिव बना उतना ही निगेटिव बना है। हाँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अगर इस बॉडी को यहाँ से हटा लिया जाए तो ये चार्ज तुरंत क्या हो जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। तो अगर मुझे इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज किए रखना है तो हम करते क्या है कि इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जब इसको हम ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग दे देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करके, क्योंकि इसको कंडक्टर मिल गया, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करके अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो जो निगेटिव चार्ज हो जाएगा ये डिसअपियर कर जाएगा। इस बॉडी पे जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये डिसअपियर कर जाएगा। तो अब इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनेगा अर्थिंग करने के बाद। तो अगर मैं इस अर्थिंग को कनेक्शन को कट कर दूं, अगर मैं इस कनेक्शन को कट कर दूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस बॉडी को हटा लिया जाए, क्योंकि अगर हटा लेंगे तो ये प्लस इस पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना होता है चार्जिंग करने का, इसको बोलते हैं इंडक्शन। एक और तरीका होता है इसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बॉडी है और ये एक बॉडी है, इस पर सपोज कर लीजिए नेगेटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो इससे चार्ज फ्लो करके, इससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इस पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन।
कंडक्शन में आपको बॉडी को कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ एक चीज और है कि अगर मान लीजिए इस पर इनिशियली QA चार्ज था और इस पर सपोज करिए कि चार्ज QB था या न था, तो जब इस पे कनेक्ट करते हैं तो इस पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज फ्लो होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन पर कितना कितना चार्ज होगा ये डिपेंड करता है उन बॉडीज के कैपेसिटेंस पर, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर सिमिलर बॉडीज होते हैं, सपोज करिए कि दोनों बॉडीज सिमिलर है, एक जैसे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, एक जैसे मटेरियल के हैं, मतलब दोनों बॉडी सिमिलर है, तो इन पर चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए। और उस केस में जो नेट चार्ज होगा दोनों पे, वो दोनों का एवरेज होगा QA + QB/2। इस फार्मूले का यूज करके आप चार्ज निकाल सकते हैं अगर वो सिमिलर बॉडीज हैं तब। तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे इससे आप इन सब बातों को थोड़ा सा और अच्छे समझ सकें। इस एनिमेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन से किस तरह से बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक क्लॉथ दिखाई दे रहा है, एक बैलून दिखाई दे रहा है और वॉल दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ये तीनों न्यूट्रल है, क्योंकि जितना ही प्लस चार्ज है इन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है इन तीनों पर, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं बैलून को इस क्लॉथ के पास ले जाकर रब करता हूँ तब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लॉथ से बैलून में आ गए ड्यू टू फ्रिक्शन। हालांकि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आते, बट इस एनिमेशन में ऐसा है। तो ये आ गए। तो अब ये बैलून पर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो अट्रैक्ट होगा क्लॉथ से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से अगर मैं इस बैलून को इस वॉल के पास लेके जाऊंगा तो जो इसमें नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इसमें रिपल्सन होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे दूर जाएंगे, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं कि इंडक्शन होगा, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज इसका राइट साइड पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बैलून को लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज दूर जा रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज अवे होते हैं, जिसमें की वजह से एक साइड पर, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा, बैलून उस वॉल के साथ स्टिक कर जाएगा। स्टिक इसलिए कर जा रहा है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और इस पर एक टेम्पोररी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये बैलून इससे स्टिक हो पाता है। तो ये एनिमेशन शो करता है कैसे फ्रिक्शन और इंडक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि एक स्पिंडल है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस पर, और यहाँ एक रॉड को रब किया जा रहा है क्लॉथ के साथ, और रॉड पर निगेटिवली चार्ज है और क्लॉथ पर पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। तो जब इसी रॉड को दोबारा रब करते हैं उसी क्लॉथ से, तो अगेन इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब रॉड को इस रॉड के पास लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज चूंकि दोनों पर है, सिमिलर है, इसलिए रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रिपल्सन हो रहा है। लेकिन यदि हम क्लॉथ को लेकर जाएंगे तो क्लॉथ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लॉथ उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई हो। थैंक यू।